बड़ा कुछ पल्ले, यानी प्योर इंश्योरेंस नहीं कह सकते इसको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को आप प्योर इंश्योरेंस नहीं कह सकते। सबसे पहले डिस्क्लेमर, सबसे पहले डिस्क्लेमर का क्या मतलब होता है? सावधान करना, वार्निंग नहीं होती, हाँ कह सकते हो एक टाइप से। मतलब ये कि जो जितने डाइसी सिचुएशंस हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं जो अनसॉल्व्ड है, इस बात को समझो। क्लियर है? एकेडमिकली प्रैक्टिकली तो कुछ ना कुछ निकल ही आता है उसमें, ठीक है ना। पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर मैं बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है। क्लियर है? ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन तुम्हारा कोई भी लॉस मैं कवर नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा वो लॉस कवर कर रहा हूं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैं तुमको ये बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है, कि तुमको अगर कुछ नुकसान हुआ तो मैं भरूंगा। मैं ये क्लियरली ऐसा नहीं बोल रहा तुमको कुछ भी नुकसान हुआ तो मैं भरूंगा। अगर तुमको कुछ नुकसान हुआ मेरे कंडक्ट से या किसी और के कंडक्ट से तो क्या होगा? मैं तुम्हारे लॉस की भरपाई करूंगा। तुम गाड़ी चला रहे हो, जाकर के पत्थर से भिड़ गए, गाड़ी का नुकसान हो गया, मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हो रहा, बताओ क्या मैं भरूंगा और कि नहीं भरूंगा? क्यों, क्या मिसिंग है यहां पर? कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन मिसिंग है। किसी और व्यक्ति से भिड़ गए तो क्या वो कवर हो सकता है? हो जाए, हाँ, क्योंकि वो कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन में आ सकता है। यही बात जब नीचे लिखी होगी ना तो इसमें ये देखो ये लिखा हुआ है, ये तीसरा पढ़ो, रीजन फॉर लॉस। इसमें ये लिख दिया इन्होंने लेकिन ये कवर नहीं हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये कवर नहीं हो रहा है। एन एक्ट, ये वाला सबसे लास्ट लाइन, एन एक्ट, इवेंट और एक्सीडेंट विच इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ पार्टीज, लेकिन किसी के कंडक्ट पे, मतलब इसका अगर अपन इंटरप्रिटेशन निकालें तो किसी के कंडक्ट पे ऐसा होगा तब। इसका मतलब कोई भी थर्ड पार्टी एक्सीडेंट कवर नहीं हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं मैं कह क्या रहा हूं? रीजन फॉर लॉस, यानी पॉइंट बहुत सिंपल है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे आ रहा है समझ में, ठीक है ना? इस पूरे को समझो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन है, इंडेमनिटी का मतलब टू मेक गुड द लॉस, यानी लॉस की भरपाई। तुमको कुछ लॉस हुआ तो मैं भरूंगा। इसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जा रहा है? इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में, ठीक है ना? टू कॉम्पनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस, वही बात है, टू सेव द पार्टी फ्रॉम इंकरिंग अ लॉस। आ रहा है समझ में? तीनों ऑलमोस्ट सेम बात है, कोई बहुत ज्यादा इसमें गहन चिंतन की आवश्यकता नहीं। क्लियर है? ठीक है ना। मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किस तरीके से कर सकते हैं? एक्सप्रेस तो ठीक है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, भैया तेरे को कुछ नुकसान हुआ तो मैं भरूंगा, ये एक्सप्रेस हो गया। इंप्लाइड कैसा होगा? इंप्लाइड मतलब कि मैंने डायरेक्टली ये बोला नहीं कि कुछ नुकसान हुआ तो मैं भर दूंगा। इंप्लाइड कैसा होता है कि जैसे मान लो मैं किराए से किसी की गाड़ी लाया, अब तो उसके नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना मेरी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो किस तरीके का हो गया इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट? इंप्लाइड वाला। तुम्हें पॉइंट समझ में आ रहा है? वो किस तरीके का हो गया? इंप्लाइड वाला। कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? इसका मतलब इंप्लाइड भी पॉसिबल है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी इन्फर्ड। अब देखो इन्फर्ड, ऐसे किसी वर्ड का तुम मीनिंग पूछोगे तो फिर गड़बड़ होगी, समझ में आ रहा है? क्योंकि ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, आपका सेंटेंस से मीनिंग निकलता है, वर्ड से नहीं। आ रहा है समझ में? इन्फर्ड मतलब कि पता लगाया गया सर्कमस्टेंसेस से। इन्फर्ड अपन ने पढ़ा ही हुआ है, इम्प्लाइड भी अपन ने पढ़ा हुआ है। आ रहा है समझ में? फ्रॉम द पार्टीज, फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज और द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। मतलब आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि यहां एक व्यक्ति जिम्मेदारी उठा रहा है प्रोडक्ट की या किसी चीज की, कि अगर नुकसान हुआ तो ये भरेगा। पॉइंट समझ गए क्या? हेलो, क्लियर है? चलो अब देखो एसेंशियल एलिमेंट्स। तो इसमें एक तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑल द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि अपन ने किसमें देखा था, मतलब वो सब होनी चाहिए, वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है। क्लियर है? एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को बोला कि जेड को मारो पीटो और बोला तेरे को अगर कुछ पड़ी तो मैं दूंगा डिस्पेंसरी का खर्चा। क्या ये क्लेम कर पाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पर लॉफुल कंसिडरेशन, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आया, तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी नहीं बन सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होने के लिए उसका पहले कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है?
ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, ठीक है, लॉस टू वन पार्टी, मतलब बहुत ऑब्वियस है। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी एक को लॉस तो हो, आ रहा है समझ में, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही क्या है कि तुमको कुछ नुकसान होगा तो हम भरेंगे, तो लॉस होना जरूरी है किसी एक पार्टी को। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अ पर्सन इंडेमनिफायर, जो लॉस की भरपाई करता है तो वो कौन है, इंडेमनिफायर, अग्रीज टू इंडेमनिफाई अनदर, तो जो जिसको क्लेम मिलेगा वो कौन कहलाएगा, इंडेमनिटी होल्डर। क्या ये वर्ड से आप वाकिफ हैं, जो आपका अकाउंट्स में चल रहा होगा शायद, उसमें ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, नहीं आए, चलो ठीक है। तो इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर, ऐसे बोल लो कि इंडेमनिफायर नाम की इंश्योरेंस कंपनी है, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। इंश्योरेंस कंपनी कभी कराएगी नहीं ना इंश्योरेंस, तो इंडेमनिफायर नाम की कंपनी है, आ रहा है समझ, ठीक है। तो इंडेमनिटी होल्डर कौन है, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये प्योर इंश्योरेंस नहीं है, अपन जानते हैं क्यों, क्योंकि यहां पर एक्सीडेंट या वो सब कवर नहीं हो रहा है ना, कंडक्ट कवर हो रहा है। तो लॉस होना जरूरी है इन केस सच अदर पर्सन इनकर्स सम लॉस और लॉस ऑफ सच पर्सन बिकम सर्टेन, मतलब या तो हो गया हो लॉस या लॉस बिल्कुल श्योर हो चुका है कि अब तो होगा ही। पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो क्या है मीनिंग, अगर अपन बारीकी से निकालना चाहे ना तो हर सेंटेंस में अपन एक एक घंटे का डिस्कशन कर सकते हैं, यानी इस लाइन में भी डिफरेंस निकल आएगा सोचने के लिए तो, कि लॉस है या लॉस सर्टेन हो जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन क्या है कि हर चीज़ का डिसेक्शन ज़रूरी नहीं, पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है, इसलिए रीजनेबली चलना। क्लियर है, यानी लॉस हो जाए या लॉस होना बिल्कुल पक्का हो जाए। लॉस होना बिल्कुल पक्का हो जाए मतलब कि सर्टेन हो जाए, श्योर हो जाए। आप कोई भी सिचुएशन बना सकते हो उसको देख करके। केस आपके सामने आएगा ना जब, तो आप समझ जाओगे ये 100% गारंटी है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है, ठीक है ना। तो जैसे मैं बता देता हूँ, लॉस किस स्थिति में सर्टेन होगा। मान लो कि मैं ब्रिज बना रहा हूँ, आ रहा है समझ में, आपको आएगा ही कॉस्ट में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। तो वो ब्रिज बनाने के लिए मुझे मिलेंगे कितने, 2 लाख, और मैंने असेस किया था कि मेरा खर्चा कितना आएगा, 80,000। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब मेरा एक्चुअल में लॉस या प्रॉफिट कब होगा, जब पूरा ब्रिज बन जाएगा और वो सारा कुछ होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन उस ब्रिज को बनाने के लिए क्या हुआ कि जब मैंने ज़मीन खोदी तो वहाँ पर पत्थर निकल गए, आ रहा है समझ में। और अब मुझे समझ में आ गया कि यार अब सिंस मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया और इसकी कोई बात नहीं है, तो ये मेरे सर पे है। तो अब उस पत्थर को हटाने के लिए मेरा टोटल खर्चा लगने वाला है, जिसके कारण मेरा टोटल खर्चा कितना हो जाने वाला है, 2.25 लाख। तो अभी लगा नहीं, क्या लॉस हो गया, क्या लॉस सर्टेन हो गया। तो ये उस पॉइंट में भी डिफरेंसेस निकल सकते हैं, इतनी डिटेल में जाना नहीं है। हमेशा सबसे पहले ओवरऑल चलते जाना। पॉइंट समझ में आ रहा है। ओवरऑल टॉपिक समझो, फिर स्पेसिफिक सिर्फ वो चीज़ें समझो जिसके क्वेश्चन हैं आपको, जो पास एग्जाम में आए हुए, जो आरटीपी में है, समझ में आ रहा है, जो एमटीपी में, एमटीपी मतलब मॉडल टेस्ट पेपर्स, क्लियर है, ठीक है ना, और जो आपके मॉड्यूल में, समझ में आ रहा है। फिर एक्स्ट्रा डिसेक्शन पे जाना। मेरा पॉइंट समझ रहे हो, इस एक पैच में देयर कैन बी 1000 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, बट यू हैव टू फोकस ऑन दोज 15 जो कि इन चीज़ों में बिखरे हुए, क्योंकि एक टॉपिक को लेकर के उन हज़ारों को डिस्कस करेंगे तो कोर्स इतना है कि लिमिटलेस है। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? क्लियर है ये, ठीक है ना। प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नॉलेज बहुत बटोर लोगे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन एग्ज़ाम पास करने में दिक्कत हो जाएगी। मेरा पॉइंट ये है कि नॉलेज बटोरने में दिक्कत नहीं है, कुछ करो, लेकिन उसकी लिमिट और उसका एरिया प्रॉपर रखो, एबिलिटी डेवलप कर लो। एग्जॉस्टिवली डिसेक्शन मत करो। पता नहीं आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ज्यादा एकदम हाई फाई तो नहीं हो गया ना, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं, है ना। तो
क्या है, किसी भी एक पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन बन जाएगा। अपन एक सेंटेंस पढ़ेंगे तो हर वर्ड पे रुक करके केस लॉ बना सकते हैं अपन, लेकिन अपन नहीं बनाएंगे। अपन कौन से वाले केस लॉ पहले पढ़ेंगे? जो बुक में दिए रहेंगे, जो मॉड्यूल में दिए रहेंगे, जो आरटीपी एमटीपी में दिए रहेंगे, और जो पास पेपर्स में होंगे अपने को। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना सब कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो तुम्हारे पास वक्त नहीं बचेगा कि तुम हर एक प्रोविजन का उस लेवल पर जाकर के डिसेक्शन करो, क्योंकि वो प्रैक्टिस लेवल है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? क्योंकि अगर तुम पढ़ भी लोगे बाकी सारा कुछ, तुम्हारे पास टाइम बच भी जाएगा तो भी उसके रिवीजन में तुमको दोबारा से टाइम लगेगा। कोर्स इतना है कि लास्ट एंड में एग्जाम टाइम में नहीं छोड़ सकते हैं। आ रहा है समझ में? कुछ एक चीज़ें हाँ अपन कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? दूसरा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको करो ही नहीं, उनको करने की एबिलिटी तुम्हारी डेवलप हो जाएगी ओवर द पीरियड, जैसे जैसे हम थोड़ा सा करेंगे। मतलब पॉइंट समझ रहे हो कि तुम किसी भी पॉइंट पे इसमें सवाल पूछ सकते हो और वो बिल्कुल वैलिड भी होगा। हो सकता है वो ज़रूरी ना हो बस। ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि सीए फाइनल पता क्या होता है, सबसे मेन उसमें आपको मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना ही पड़ता है। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे लोग तुमको मिल जाएंगे जो गजब का नॉलेज रखते हैं लेकिन वो सीए बन नहीं पाए, क्योंकि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। खैर ये फाइनल लेवल की बात है, इसमें भी थोड़ा उसका पुट आता है। ठीक है ना? फाउंडेशन लेवल में 100% नॉलेज और 100% प्रैक्टिस की जा सकती है, क्योंकि कोर्स कंटेंट कम रहता है, लिमिटेड रहता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अमेंडमेंट आए हुए पता नहीं कब आया होगा लास्ट अमेंडमेंट। अरे सुनो, इसमें तुमको एक ऐसा एक्ट है जो हर साल अमेंड होता है, इनकम टैक्स एक्ट। समझ में आ रहा है? कुछ भी नए प्रोविजन आते हैं तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके लिए अगर बैठोगे तो अनंत है, वो चलते चले जाओगे। इसीलिए हमको थोड़ा सा ये प्रायोरिटाइज करना पड़ता है बस। समझ आ रहा है? ठीक है, तू तो बहुत ही ध्यान से सुन मेरी बात। अरे समझ, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, आपकी एबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, आपके नॉलेज में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम निकलने में इसकी प्रॉब्लम एक्चुअली इंस्टीट्यूट के साथ है। मेरे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे ना, तो सी इंस्टीट्यूट को कभी भी मॉड्यूल वगैरह से पेपर बनाना ही नहीं चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? सही नॉलेज थोड़ी टेस्ट हो पाता है। जिसने मॉड्यूल रट के चला गया उसके ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते। क्या भरोसा किसी ने उठा करके पूरा मॉड्यूल रट लिया हो, लेकिन आगे के लेवल को क्लियर नहीं कर पाएगा जब तक कि नॉलेज ऑब्टेन ना करे। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि कर ही नहीं पाएगा, लेकिन ये कि फाउंडेशन लेवल पे वो असेस नहीं हो पाएगा, और एक आदत गलत बन गई कि याद करने से ज़्यादा। इसलिए मेरे को इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन सिस्टम अलग मेरे को थोड़ा सही नहीं लगता। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए तो आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा या एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन हमको डिग्री तब मिलेगी जब हम इंस्टीट्यूट के हिसाब से पेपर निकालेंगे। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलना पड़ता है। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस बिल्कुल नहीं है इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलने की। समझ में आ रहा है? मैं तो चाहता हूँ कि उसका कोर्स करिकुलम का आप आइडिया दे दो बस, उसके बाद हम बेयर एक्ट से पढ़ें, उसके बाद हम अपने लेवल पर बुक्स देखें। आप बुक्स दो ही मत, मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट से बुक्स आनी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग ऐसे सीएस कुछ ऐसे पकड़ते हैं। अच्छा, अब हर चीज़ में आती है बजटिंग, तो ये लोग क्या करते हैं कि सीएस को वो देते हैं, टेंडर वेंडर निकालते हैं कि जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल बनाने में इंटरेस्टेड है। अब क्या होता है, कुछ होते हैं नए सीएस, समझ में आ रहा है, और कुछ पुराने सीएस। पुराने सीए हैं तो उनके पास बहुत काम रहता है, जितने अच्छे हैं, और बाकी लोग बुक बनाने लग जाते हैं। जैसे टीचरशिप नहीं है, रेसिडुअल। मैक्सिमम टीचर्स जो आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रेसिडुअल। आ रहा है समझ? कड़वी सच्चाई है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, सारे में तो मैं भी कवर हो जाऊंगा ना। ठीक है ना? तो ठीक है ना, पॉइंट समझो। वैसे ही ये भी है कि इसमें जो चेकर है समझ रहा है, उसकी भी कम एबिलिटी है, भले ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम चेक, कॉपी चेक करके पैसे कौन कमाना चाह रहा है, जो थोड़ा खाली बैठा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये लोग अलाउ नहीं करते। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो एसोसिएटेड सीएस हैं उनको ये अलाउ नहीं करते। पास पे देखी हमने, समझ रहा, कॉपी तो देखी, लेकिन वही है, आ रहा है समझ में। तो मतलब फंसा कौन?
अच्छा, और फाइनल की चेक करना है या वो चेक करना है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस मतलब पढ़ाई से और दूर हो जाओ। अभी आपको पता है ना लास्ट ईयर हल्ला मचा था बहुत ज़्यादा पेपर चेकिंग को लेकर के। अगर कोई सही से असेस करेगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। वो जो है ना कि गलत चेकिंग हो रही है वो बहुत जेन्युइन है, क्योंकि एग्जामिनर सिलेक्शन का क्राइटेरिया एकेडमिक से होकर के नहीं जा रहा है। अभी कोई भी चार्टर्ड को उठा लोगे और तुम्हारा फाउंडेशन लेवल का कोई डेप्रिसिएशन का या बीआरएस का क्वेश्चन होगा तो वो नहीं कर पाएगा सॉल्व। चार्टर्ड है इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हर एक चीज़ याद है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? उसको लग जाएगा टाइम, इतना टाइम को इन्वेस्ट नहीं करता और सीधे सॉल्यूशन मिल जाता है। तो अजम्पशंस पे वो वर्क नहीं कर पाता, पॉसिबिलिटीज़ पे नहीं वर्क कर पाता कि इसके 2 अलग ऑप्शन हो सकते हैं। इसलिए मैं तुम लोग को फाउंडेशन से सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन आए डिप्लोमेटिक हो जाओ, दोनों आंसर लिख के आओ। ये पता हम क्या कर रहे हैं, ये हम एग्जामिनर की इनेबिलिटी को कर्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको शुरू से इस बात का ध्यान रहेगा ना कि एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हमारे एग्जामिनर ऐसे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का एग्जाम का सिस्टम ऐसा है। तो आप एटलीस्ट एग्जाम क्रैक प्रॉपरली कर पाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। और इतनी पढ़ाई वो करवा देता है आपसे कि नॉलेजेबल आप रहोगे। मतलब अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो ना तो वो सारी प्लानिंग भी आप नहीं कर पाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और सच बता रहा हूँ, तुम कितने भी रैंक होल्डर के और उन सबके इंटरव्यू या कुछ भी पढ़ लो, ये वाली बातें वो नहीं बता सकता। जिसका भी इंटरव्यू होगा पता वो क्या बातें बताएगा, बिल्कुल रेगुलर, कि भैया ज़्यादा नहीं पढ़ते। समझ में आ रहा है? ठीक है। स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं ना यार। किसी बंदे को लगता है कि भैया 20 घंटे पढ़ना थोड़ा ज़्यादा होता है, समझ में आ रहा है? उसको 16 घंटे कम लगता है। कम और ज़्यादा वर्ड सब्जेक्टिव है। वो तुमको ये थोड़ी बोलेगा कि इतने इतने घंटे पढ़ना चाहिए। तुमको क्या लगता है, कोई बोल रहा है कि भैया मैंने इतने घंटे पढ़ा, तो उसने क्या डायरी बनाई थी डेली की इतने घंटे पढ़ रहा है? मैंने जब फाइनल का पेपर दिया था ना, सबसे जिसमें मैं पास हुआ था, समझ में आ रहा है? ठीक है। उसमें नींद में भी क्वेश्चन होते थे मेरे सॉल्व, मैंने बताया था ना। सच बता रहा हूँ, जब आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपकी पढ़ाई तो समझ लो 20 घंटे आराम से होती है। अब मैं सिर्फ अपने एक्टिवली बैठने में भी कई लोगों के क्राइटेरिया होते हैं। समझ में आ रहा है कि मैं बैठा 6 घंटे हूँ लेकिन मेरी पढ़ाई 4 घंटे हुई, तो वो लोग बोल रहे हैं मैं 4 घंटे पढ़ा। और तुमने उनके 4 घंटे को क्या ले लिया, 4 घंटे में बैठा किताब के सामने। तो किसी एक का प्लान, किसी एक के पैरामीटर दूसरे के लिए वर्क करेंगे ही नहीं। इसीलिए हर इंसान यूनिक है। अपनी एबिलिटी, अपना सॉर्ट एनालिसिस करो और अपने करंट लेवल से कितने आगे जा सकते हो ये देखो। समझ में आ रहा है? तुम बिल्कुल पास होने की कगार पे हो और उसके बाद मैं तुमको बोलूं कि यार तुम रैंक लेकर के आ जाओगे, पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है बस। लेकिन द मोमेंट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना, कि बहुत ज़्यादा कम होती है कि यार नहीं बन पाएंगे, बहुत दूर होता है ना, तो ड्रॉप हो जाता है आइडिया। आपको अचीवेबल टारगेट लगता है ना तो आप कोशिश भी करते हो। बहुत दूर निकल गए हम वैसे, लेकिन मुझे लगता है ये ज़रूरी बातें हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर प्लानिंग। मैंने बोला ना कंटेंट नॉलेज, मैं सच बता रहा हूँ, तुमको कोचिंग की ज़रूरत बहुत कम चीज़ों के लिए पड़ेगी, कंटेंट नॉलेज के लिए। वो तुम यूट्यूब से भी ले लोगे। तुमको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है ना, प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी नहीं है, एक चीज़ मान करके चल लो, ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक तुमको समझ में नहीं आ रहा, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रोबेबिलिटी उसके एग्जाम में आने की? इतना लंबा चौड़ा कोर्स है। समझ में आ रहा है? सारी प्रॉब्लम है पूरा कोर्स कंटेंट माइंड में एग्जाम तक ले जाने की। डेप्थ में जाने के बजाय कुछ चीजों के डेप्थ में जाओ जो पास पेपर और उन सब में गए, और सबसे ज्यादा फोकस करो रिवीजन पे, सबसे ज्यादा फोकस करो टेस्ट पे। समझ में आ रहा है? हम लोग सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं कंटेंट पे। पॉइंट समझना, ठीक है? जैसे तुम लोगों ने अभी फाउंडेशन का पेपर दिया, समझ में आ रहा है? अब तुम पढ़ते कैसे हो चैप्टर, तुमने कंसिडरेशन चैप्टर पढ़ा, व्हाट इज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के वैलिड होने के रूल्स, फिर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शंस। समझ में आ रहा है?
जब तुम उसको कंटेंट वाइज पढ़ते हो तो तुम पता कैसे पढ़ते हो कि हाँ कंटेंट कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस क्या हैं। जब तुमको केस बन के आता है, अगर हमने केस डिस्कस नहीं किए, अगर तुमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं किया, अभी तो तुमको पता है ये बात, समझ में आ रहा है। अगर मैं नहीं करता और मैं सीधे ये पढ़ाता तो तुम केस से रिलेट नहीं कर पाते। अब तुमको शायद ये बात समझ में आएगी, मैं शुरू में कहता था शायद नहीं आएगी, नहीं आती। तुम एक एग्जाम्पल अगर आ रहा है कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट किया किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जिसके लिए सी ने बी को कुछ बोला था झूठ, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। फिर बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ए ने उस पर केस किया डैमेजेस का, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। लेकिन फिर बी ने बोला कि ये टाइम एसेंस था, मतलब मेरा पॉइंट समझो। एक एग्जांपल तुमको आएगा ना, समझ में आ रहा है, हर 3 वर्ड के बाद एक नया चैप्टर खुल जाएगा दिमाग में। एक केस लॉ में, समझ में आ रहा है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट टैग खुल जाएगा तुम्हारे दिमाग में। अब किस पे फोकस करोगे, समझ में आ रहा है। तो तुमने सारे टॉपिक्स पढ़े हुए, लेकिन तुम्हारा जो क्वेश्चन आया वो किस टॉपिक से रिलेट होगा। इसके लिए तुमको क्वेश्चन से केस से टॉपिक तक पहुंचने की जरूरत है, और इसके लिए काम आते हैं टेस्ट। क्योंकि रिवीजन आप कंटेंट का कर लोगे, लेकिन जब आप कंटेंट रिवीजन करते हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, लेकिन आप केस लॉ के लिए इसलिए प्रिपेयर नहीं हो पाते क्योंकि, और हम पढ़ते पढ़ते भी नहीं हो पाते, क्योंकि जब मैं गारंटी का टॉपिक पढ़ा रहा हूं तब उसका केस लॉ जो है, समझ में आ रहा है, अरे तुमको पता है ना कि ये गारंटी का है, और एग्जाम में आएगा तो क्या पता कंसिडरेशन का हो, क्या पता कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का हो। तो वो तो तुमको केस पढ़ के देखना होता कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इशू क्या है। जितने लोगों ने मेरे को आंसर्स लिख करके दिखाए थे, मैंने, तुम्हारा आंसर सही था, कंक्लूजन सही था, लेकिन मैंने लीगल प्रोविजन पे बहुत सारे लोगों के सवाल खड़े किए थे। मैंने कहा तुम ये वाला लीगल प्रोविजन क्यों हिट कर रहे हो, तुम बोल रहे हो भैया केस हम जीतेंगे, हम सही हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन तुम रीजन कुछ और ही दे रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है, तुम पे कत्ल का केस लगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो तुम बोल रहे हो कि भाई मैं कातिल नहीं हूं क्योंकि मैं सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। सुनने में अजीब से लगेगी ये बात, लेकिन ये एग्जाम आंसर होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं, क्लियर है। और लीगल प्रोविजन सेम हिट नहीं हुआ तो मार्क्स तो कटेंगे। नॉलेज पॉइंट से आप एनरिच नहीं हुए ना, समझ में आ रहा है। तो याद रखना आपको केसेस से ये आना चाहिए, मतलब 2 वे प्रिपरेशन होगी। एक ये कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, और एक ये कि मैं किसी सिचुएशन से ये ढूंढ पाऊं कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का केस है। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब आपको चैप्टर के अंदर में केस लॉज मिलते हैं जो आपकी वो प्रिपरेशन नहीं करवा पाते जो कायदे से होनी चाहिए। तो आप आरटीपी उठाओ और आप रैंडम क्वेश्चंस उठाओगे। अब ये बहुत हेक्टिक चीज़ है, समझ में आ रहा है। आप स्कैनर तक नहीं उठा सकते क्योंकि स्कैनर भी चैप्टर वाइज बना हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है। आप लो पिछले 10-12 साल के पेपर और उसका केस पढ़ो, और तब अगर चैप्टर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो प्रिपरेशन हो रही है अब तुम्हारी। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई कुछ लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। जिसको स्मार्ट वर्क कहते हैं ना, ये स्मार्ट वर्क करो, भैया बोल तो सब रहे हैं हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क। क्या होता है स्मार्ट वर्क? ये होता है, समझ में आ रहा है। मैं तुमको बता रहा हूँ एक चीज़ जो मेरे को एक रैंक होल्डर ने बोली थी हॉस्टल में जब मैं था, समझ में आ रहा है, ठीक है। अजय लोनावत उनका नाम है, भैया का भी साउथ में गए, तो उनने मेरे को बताई थी एक बार, मतलब उनकी रैंक आई थी आईपीसीसी में और फाइनल में भी। तो जब वो फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे थे, समझ में आ रहा है, तब हम थे एक हॉस्टल में, तब उनसे बात हुई थी क्योंकि हम आईपीसीसी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो होता है ना कि भैया कैसे रैंक आई, अरे कैसे कितने घंटे पढ़ते थे, वो वाली बात, अरे ऐसे। तो खैर बाद में पता चलता कि क्या फालतू सवाल कर रहे थे अपन, लेकिन जो सही बंदा होता है वो जवाब सही देता है, आप सवाल कुछ भी करें।
उसने बोला कि यार तुम 6 महीने पढ़ो, तुम 8 महीने पढ़ो, तुम साल भर पढ़ो, तुम्हारे पूरे 1 साल का असेसमेंट होगा उन 3 घंटों में। वो 3 घंटे में तुम जो करके आ गए, वो 3 घंटे में तुम सही करके आ रहे हो तो तुम सही हो। वो 3 घंटे में तुमने गलत किया तो तुमने कितनी भी पढ़ाई हो उसका कोई मायने नहीं रखता। आ रहा है समझ में? क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर रहे हैं ना। तो प्रिपरेशन करो उन 3 घंटों। उन 3 घंटों में हमको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, कंटेंट सोचना है कि किस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कि हमको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर सर्च इंजन जगाना है जो कि पूरी बुक में से उस टॉपिक को ढूंढेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और उसके बाद उसका कंटेंट उठा करके आपको लिखना है। सबसे ज्यादा पूरे साल इसी चीज की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हम? मेरा पॉइंट समझ रहे हो? हम पूरे साल किस चीज की प्रैक्टिस करते हैं? मैं पहले दिन से बताते आ रहा हूं, ये नहीं मानता कोई। आज सुन लोगे, 4 दिन बाद फिर 4 दिन क्या, कल ही से, परसों से वही चलेगा। क्या करते हैं हम लोग सिर्फ इंटरप्रिटेशन सीखते हैं। आप लोग पता क्या सीखते हो? मीनिंग निकालना। मीनिंग कैसे निकालते हैं ये सीखना जरूरी, लेकिन सिर्फ फर्स्ट स्टेप। आप फर्स्ट को लास्ट बना देते हो। पता क्या होता है? आप पढ़ोगे या कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, मैं बता रहा हूँ। कई लोग अब तुम महसूस करोगे, तुमने सीए फाउंडेशन दे दिया ना, तुम क्या करोगे? जब तुम रिवीजन कर रहे हो, तुम इसको पढ़ चुके हो एक बार, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इफ वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस। तुम ये पढ़ोगे, कुछ लोग सोचेंगे इसको याद कर लूँ क्या, कुछ लोग सोचेंगे इसको अपने शब्दों में लिख लूँ क्या। अरे समझ, बाय द कंडक्ट ऑफ अदर पार्टी। आप सिर्फ री रीडिंग कर रहे हो। आपने पढ़ा कि इंडेमनिटी क्या होता है, इंडेमनिफायर कौन होता है, आपने एसेंशियल्स पढ़ लिए कि कॉन्ट्रैक्ट, लॉस टू वन पार्टी, इंडेमनिटी बाय प्रॉमिसर और रीजन फॉर लॉस। तो आपने ये रिवाइज कर लिया। तो ये आपने कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर किया? अगर आपको क्वेश्चन आता व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, आपने सिर्फ इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन की। आपके किसी केस लॉ की प्रिपरेशन नहीं है। आप ये कब लिखोगे? मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है लॉस टू वन पार्टी का वर्ड नहीं लिख करके आए, लॉस मतलब एक पार्टी को लॉस हुआ है तो उसको क्या कर लेना चाहिए था, मतलब 2 वे, मतलब आंसर से क्वेश्चन निकालना जैसे होता है ना, उस तरीके का। तो आप ये जो 1 वे प्रिपरेशन करते हो ना रीडिंग की, तो आपने ये पढ़ा और बस आप आगे निकल गए। और आप क्या सोच रहे हो कि एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है। आपने इस चीज की प्रिपरेशन की कि आपके सामने केस लॉ आएंगे, तो आप कैसे पूरी बुक स्कैन करोगे मेंटली, और कैसे उस टॉपिक को ढूंढोगे, और कैसे उसको अपने शब्दों में लिखोगे अगर उसमें 2 प्रोविजन हिट हो रहे हैं तो। और अगर इस चीज की प्रैक्टिस नहीं है तो ये रीड करके आप वो नहीं कर पाओगे। मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं? तो पूरे साल ये सेकेंड लेवल प्रिपरेशन आप पढ़ते समय कर सकते हो अगर मेंटली अवेयर हो बस तो। और इस चीज की प्रिपरेशन मैं तो बोल रहा हूं, देखो अकाउंट्स और कॉस्ट में पता क्या होगा? अकाउंट्स और कॉस्ट में जो आप क्लास में कर रहे हो वो सेम चीज आप एग्जाम में करोगे। अगर पता नहीं, शायद मैंने फाउंडेशन में बोली हो ये बात की नहीं बोली हो। आप जो काम क्लास में कर रहे हो ना, क्योंकि आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन, और उसको आप सॉल्व कर रहे हो, आप एग्जैक्टली सेम चीज कहां कर रहे होगे? एग्जाम में। लेकिन थ्योरी जो सब्जेक्ट्स है, टैक्स है, लॉ है, इसमें जो आप क्लास में कर रहे हो वो आप एग्जाम में नहीं कर रहे होगे। क्लास में आप कंटेंट रीडिंग करके इंटरप्रिटेशन निकालते हो, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे और आपको आंसर्स लिखने, अपना एक्सप्रेशन। तो अकाउंट्स का सिर्फ होमवर्क करने से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एक्चुअल एग्जाम की, फिर आपको स्पीड और उन चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। अब तुम पास में किसी भी बच्चे से पूछोगे तो वो बोलेगा कि भैया लॉ और टैक्स में तो हालत खराब हो जाती, क्यों ये किसी को नहीं पता। और इसकी प्रिपरेशन जो कर लेता है, अब पता क्या होता है, कुछ बच्चों की लॉ में एग्जाम्शन रहती है, अकाउंट्स में कम मार्क्स आते हैं। क्यों भैया? मेरा प्रैक्टिकल अच्छा है। इसके पीछे पता क्या रहता है कि नॉर्मली बंदे को थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्ट है या प्रैक्टिकल करने में? ज्यादातर लोगों को प्रैक्टिकल करने में इंटरेस्ट रहता है, इसलिए आप वो सब्जेक्ट पढ़ते ज्यादा हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जैसे इसमें है तो इसमें तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस हो जाते हैं जिसके कारण वो इंटरेस्टिंग लग जाता है। लेकिन अब जो प्रोसीजरल लॉ आता है
जिसमें कि यार कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना तो ये 25 डॉक्यूमेंट लगने हैं। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, मतलब कि DIN लेना पड़ेगा, अरे समझ, एक ऑफिस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर अंदर ये टाइम लिमिट याद रखो, क्या इंटरेस्टिंग है इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मैं कोई एक एक्चुअल केस लॉ तुमको लेकर के कि देखो टाटा स्टील ऐसे बनी, इस समय बनी, वो बिल्कुल फालतू बात है, क्योंकि उसका एग्जाम से वैसे भी कोई लेना देना नहीं। बस ये है कि वो डिस्कस हो गया तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ इधर उधर की बातें भी हो गई, तो दिमाग थका नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि इसको प्रॉपर डिकोड करना है एग्जाम को। अभी क्या मेंटालिटी सेट कर लोगे तुम एग्जाम आने तक, एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी है, सिर्फ अप्रोच सही होनी चाहिए, सिर्फ अप्रोच सही होनी चाहिए। अभी जो कर रहे हो ना, मतलब सबसे मेन है प्रिपरेशन। वो वाला सुना है ना फ्रेज, जिसमें कि वो बोलता है कि भाई 2 लकड़हारे होते हैं, लकड़ी काटते हैं, तो एक कहता है कि भाई मैं तो यार 12 घंटे लकड़ी काटता हूँ, तो 4 घंटे काटता, फिर भी तू ज़्यादा लकड़ी काट लेता है मुझसे। तो कहता मैं 8 घंटे अपनी वो कुल्हाड़ी को शार्प करता हूँ। ये सुनने में बहुत आम सी कहानी लगती है, समझ आ रहा है, लेकिन जब इसको कोई समझ जाता है ना तो मतलब अलग लेवल हो जाता है इसका। समझ आ रहा है कि आप अपना मैनेजमेंट प्रॉपर कर लो तो मतलब सब सही है। वैसे पता है, चलो ठीक है मैं कर देता हूँ डिस्क्लोज। मैंने एक आइडिया सोचा था 5-6 साल पहले, मैं रिकॉर्डिंग भी बंद करता हूँ।